रेसलिंग के फैंस जानते हैं कि रेसलर्स जब भी रिंग में आते हैं तो वो अपनी जान अपने ओपोनेंट के हाथ में सौंप देते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि वो प्रोफेशनल बने रहेंगे और ऐसे मूव्स करते वक्त पूरा ध्यान रखेंगे जिसके अनजाने में गलत होने पर या जानकर गलत करने पर उनको चोट लग सकती है या उनकी जान तक जा सकती है। हालांकि ये बहुत कम ही होता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तब ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम 10 ऐसे मौकों को देखेंगे जब रेसलर्स ने जानबूझकर अपने ओपोनेंट को नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई या यहाँ तक कि उनकी जान ले ली। नंबर 1, न्यू जैक ट्राइज टू एंड विक ग्राइम्स। न्यू जैक के ऐसे कई किस्से रहे हैं जहां उन्होंने अपने ओपोनेंट को जानबूझकर चोट पहुंचाई है और हम उन पर एक पूरी वीडियो बना सकते हैं। हालांकि न्यू जैक नौसिखिए रेसलर मैस ट्रांजिट को घायल करने के लिए फेमस हैं। इस हादसे के ऊपर हमारी वीडियो बिहाइंड द टाइटनट्रॉन एपिसोड जरूर देखें। लेकिन ये हादसा उससे भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि न्यू जैक ने खुद कबूल किया था कि उन्होंने अपने ओपोनेंट विक ग्राइम्स को रिंग में जान से मारने की कोशिश करी थी। न्यू जैक और विक ग्राइम्स पहले भी लड़ चुके थे, जब साल 2000 के ECW लिविंग डेंजरसली पे-पर-व्यू के एक मैच के दौरान ग्राइम्स ने गलती से जैक को सर के बल एक कंक्रीट की जमीन पर गिरा दिया था। न्यू जैक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें दिमागी चोट आई थी और उसके साथ ही उन्हें कुछ समय के लिए एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया था। मजेदार बात यह थी कि प्रमोटर्स ने एक्सट्रीम प्रो रेसलिंग में दोनों रेसलर्स को एक बार फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। दोनों रेसलर्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद एक प्लेटफॉर्म पर दोनों का मैच हुआ, जिसमें न्यू जैक ने ग्राइम्स को 40 फीट की ऊंचाई से धक्का दे दिया। हालांकि इसका असर कम करने के लिए वहां पर कई सारे टेबल्स लगाई गई थी, पर ग्राइम्स से केवल 2 टेबल्स ही टूटी और उन्हें काफी गंभीर चोट आई, जिसमें एक डिसलोकेटेड एंकल भी शामिल थी। न्यू जैक ने बाद में बताया कि वो ग्राइम्स को खत्म करना चाहते थे ताकि वो अपनी पिछली चोट का बदला ले सकें। हालांकि कुछ लोग अभी भी शक करते हैं कि ये काम असल में जैक का था या नहीं, लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ था तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। नंबर 2, अहमद जॉनसन क्लॉबर्स गोल्डस्ट ओवर अ केस। 90 के दशक के बीच में गोल्डस्ट का किरदार विवादों से घिरा हुआ था, क्योंकि ये किरदार प्रोमोज में बिल्कुल अपने नाम की तरह था और ऐसे इशारे करता था कि ये अपने ओपोनेंट से बहुत प्यार करता है और जब वो उनके साथ रिंग में जाता था तब उनके साथ अजीब बर्ताव करता था। ऐसे ही एक मौके पर गोल्डस्ट का अहमद जॉनसन के साथ एक मैच हो रहा था और मैच के एक हिस्से में गोल्डस्ट को अहमद को किस करना था। जॉनसन इस बात के लिए मान गए क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करते वक्त गोल्डस्ट अपना हाथ बीच में रख देंगे ताकि दोनों रेसलर्स के बीच सच में किस ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे जॉनसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बदला लेने के लिए गोल्डस्ट पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। नंबर 3, एकोलाइट्स पनिश द पब्लिक एनिमी। रॉको रॉक और जॉनी ग्रंज यानी द पब्लिक एनिमी फैंस के चहीते बन गए जब उनके टेबल तोड़ने वाले मूव्स को ECW बिंगो हॉल सर्किट में एक अलग जगह मिली। द पब्लिक एनिमी WCW में काफी काम करते थे, इसलिए उन्हें WWF में देखकर फैंस को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन WWF में उनका करियर काफी छोटा था और ज्यादातर फैंस द एकोलाइट्स यानी JBL और फारूक के साथ उनके मैच, जिसमें उनकी बहुत बुरी हार हुई थी, उसको द पब्लिक एनिमी के कंपनी को छोड़ने की एक बड़ी वजह बताई। ब्रूस प्रिचर्ड के मुताबिक खैर उस मैच के लिए एक अंत तय था जिसमें द एकोलाइट्स पब्लिक एनिमी को टेबल पर पटकने वाले थे। रिंग में जाने से पहले ही पब्लिक एनिमी पहले रिंग में जाने वाले थे और उन्होंने रॉन और जॉन से कहा, सुनो, हम वो आखिर में टेबल वाला हिस्सा हटाने वाले हैं, जो कि मैच का अंत था। उन्होंने ये कहा और बाहर चले गए। तो जॉन ने मुड़कर रॉन को देखा और रॉन ने पूछा उसने क्या कहा, और जॉन ने बताया आखिरकार टेबल वाला स्पॉट हटा दो। तो वो टेबल स्पॉट नहीं करना चाहते थे, शायद नहीं, जो भी हो हम सिर्फ टेबल लेकर आ जाएंगे, और उन्होंने अंत में टेबल वाले स्पॉट को रखा। इस बात का असर ये हुआ कि द एकोलाइट्स ने द पब्लिक एनिमी को सच में मारना शुरू कर दिया और उसके बाद वो ज्यादा दिनों तक WWF में नहीं रहे। नंबर 4, पेरी सटन मॉप्स द फ्लोर विद माइक बेल। एक गलत मूव से चोट लग सकती है, लेकिन कभी कभी ये बदले के लिए भी उकसा सकती है, जैसा कि देखा गया था जब एनहांसमेंट रेसलर माइक बेल और पेरी सटन के बीच मैच हुआ था। बेल ने सटन के ऊपर एक ही मूव करते हुए 2 बार गलती करी थी, जिसकी वजह से सटन सर के बल गिर गए। इसके बाद सटन ने बेल को सच में मुक्का मारा और उन्हें रिंग के बाहर फेंक दिया, जिससे बेल सर के बल जा गिरे, लेकिन किस्मत से उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सटन ड्रेसिंग रूम में वापस आए, जहां विंस मैकमैन ने गुस्से में उनसे पूछा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। सटन को इसकी सजा के तौर पे मिला उनका मॉपी गिमिक, जिसमें उन्हें एक पोछे से प्यार हो जाता है। ये सजा उन्हें बेल को मारने के लिए मिली थी। नंबर 5,
अब्दुल्ला द बुचर इन्फेक्ट्स ओपोनेंट्स विद हेप सी। ऐसे फैंस जो शुरू से ही रेसलर्स को अपने आप को कट लगाकर चोट पहुंचाते हुए देख रहे हैं ताकि उनका मैच और खतरनाक लगे, उन्हें लॉरेंस श्रीव, जिन्हें अब्दुल्ला द बुचर के नाम से जाना जाता है, की कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होगा ये समझने के लिए कि मैच में खून बहना क्यों खतरनाक होता है, केवल घायल हुए रेसलर के लिए ही नहीं बल्कि उनके साथ रिंग में मौजूद सभी लोगों के लिए भी। अब्दुल्ला द बुचर, जिन्हें मैडमैन फ्रॉम सूडान भी कहते हैं, एक खून के प्यासे विलन का किरदार करते हैं जो अपने फोक से अपने ओपोनेंट का सर फाड़ने के लिए बदनाम थे। बुचर के किसी भी मैच में अक्सर बहुत सारा खून देखने को मिलता था, अब्दुल्ला का भी और उनके ओपोनेंट्स का भी। यहाँ सिर्फ एक दिक्कत थी कि अपने करियर के दौरान अब्दुल्ला को हेपेटाइटिस सी नाम की खून से फैलने वाली बीमारी हो गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने न केवल रेसलिंग जारी रखी बल्कि रिंग में खुद को कट लगाना भी जारी रखा, जिसकी वजह से उनके ओपोनेंट्स को भी इस बीमारी का खतरा बन गया। डेडस्पिन के 2014 की एक कहानी के मुताबिक कनाडा के रेसलर डेवन हैनिबल निकल्सन ने ओंटारियो कोर्ट में श्रीव के खिलाफ $2.1 मिलियन का केस जीत लिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें 2007 के एक मैच के दौरान हेपेटाइटिस सी हुआ था। कॉकरेन अल्बर्टा में उस मैच के दौरान श्रीव ने एक ही ब्लेड से उन्हें और खुद को काटा था। निकोलसन के मुताबिक श्रीव ने नहीं बताया था कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है, जिसका आमतौर पर इलाज हो सकता है, लेकिन उससे सिरहोसिस, लिवर कैंसर और लिवर फेल्योर भी हो सकता है और ये बहुत जल्दी फैलता है। निकोलसन ने कहा कि WWE ने उन्हें 2009 में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो वापस ले लिया गया। उसी कमाई को खोने की वजह से उन्होंने श्रीव पर केस किया था। हालांकि ये साफ था कि श्रीव के पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर उनके पास होते तो वो 70 साल की उम्र में भी इंडी सर्किट में मैच नहीं कर रहे होते। निकोलसन ने कोर्ट के सामने ऐसे रिकॉर्ड पेश किए जिससे ये साबित होता है कि उनकी और श्रीव की बीमारी का स्ट्रेन बहुत मुश्किल से पाया जाता है और दोनों में ये स्ट्रेन एक जैसा ही है, जिससे उन्हें ये बीमारी कहीं और से होना काफी मुश्किल था। श्रीव ने बचाव में ये कहा था कि निकोलसन की वजह से उन्हें ये बीमारी हुई है और जब वो निकोलसन को ब्लेड से मार रहे थे तब वो केवल ऑर्डर्स मान रहे थे। वेटरन रेसलर काउबॉय बॉब ऑर्टन जूनियर ने भी अंडरटेकर के साथ ऐसा धोखा किया था जब एक मैच के दौरान ऑर्टन का खून निकला था और अंडरटेकर को पता चला कि ऑर्टन को बचपन से ही हेपेटाइटिस सी था। नंबर 6, बेथ फिनिक्स मॉल्स मिशेल मैकूल। बेथ फिनिक्स एक बेहतरीन परफॉर्मर थी, वो भी ऐसे समय के दौरान जब ज्यादातर फीमेल WWE स्टार अपनी खूबसूरती के लिए मैच में डाली जाती थी, न कि अपनी रेसलिंग के लिए। लेकिन चीजें बहुत खराब होने लगी जब फिनिक्स ने मिशेल मैकूल का सामना किया और उनके ऊपर अपने फिनिशर ग्लैम स्लैम का इस्तेमाल करके उन्हें सर के बल गिरा दिया और उन्हें कंकशन हो गया। मैकूल को ये साफ समझ आ गया कि फिनिक्स ने उन्हें नहीं बचाया और 2012 के एक इंटरव्यू में मैकूल ने उस मूव के बारे में बात करी और फिनिक्स ने एक तरह से ये मान लिया कि वो उन्होंने जानबूझकर किया था। मुझे ये पता चला और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मुझे याद है मुझे मेल में WWE की मैगजीन मिली और मैं उसके पन्ने पलट रही थी। जाहिर तौर पर वो मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू कर रही थी जिसमें वो उसी ग्लैम स्लैम की बात कर रही थी और कह रही थी कि कितनी बुरी तरह से मेरा सर मैट पर लड़ा था, कैसे उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और उप्स। और मैंने सोचा वाह, इतने सालों बाद सच बाहर आ गया। उसे पता था कि उसने ये किया है, ऐसा साफ लग रहा था कि उसे तब भी ये पता था। और मैंने सोचा कमाल है, मैंने उसके साथ ऐसा किया क्या था? वो क्या था? क्या वो मैं उनके बराबर नहीं आती इसलिए रिंग मैच में मेरा स्वागत है? ऐसा कुछ था क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैंने बस उसे जाने दिया। इसके पीछे बेथ का कारण अभी भी किसी को नहीं पता, लेकिन मैकूल किस्मत वाली हैं कि उस मूव ने उनका करियर खत्म नहीं किया। नंबर 7, स्टीवी रिचर्ड्स चेयर शॉट फ्रॉम हेल ऑन JBL। रेसलर्स के अपने ओपोनेंट को जानकर घायल करने के कुछ किस्से तो इतने जाने माने हैं कि हमने उनकी बात ही नहीं करी, लेकिन अगर ज्यादा लोगों ने ऐसे केसेस की एक वीडियो की मांग करी तो हम पक्का ऐसा करेंगे। एक ऐसा ही केस है जहां JBL ने 2005 के वन नाइट स्टैंड पेपर व्यू में ब्लू मीनी को मारा था, जहां WWE सुपरस्टार्स को ECW के रेसलर्स के साथ एक ब्रॉल में हिस्सा लेना था, लेकिन JBL ने ब्लू मीनी को अपना निशाना बनाया और सच में मुक्के मारकर उनका सर फोड़ दिया। द मीनी के दोस्त स्टीवी रिचर्ड्स को लगा कि उनका बदला लेना अभी बचा है और इसलिए JBL और ब्लू मीनी के बीच स्मैकडाउन में चल रहे मैच में स्टीवी रिचर्ड्स भागकर मीनी की मदद के लिए रिंग में आए। लेकिन रिचर्ड्स बात को बहुत आगे ले गए जब उन्होंने JBL के सर पर एक जोर का चेयर शॉट मार दिया और बाद में WWE.com पर यह मान लिया कि ऐसा उन्होंने मीनी के बदले के लिए किया था। नंबर 8, सेक्सी स्टार नियरली रिमूव्स रोजमेरीज आर्म। जानबूझकर लगाई गई हर चोट सिर्फ WWE में ही नहीं होती है।
जैसा कि एक 4-वे मैच में देखा गया था जो 2017 में ट्रिपल ए की प्रमोशन के लिए ट्रिपल मेनिया 25 के इवेंट में हुआ था। मैच के दौरान रेसलर सेक्सी स्टार ने अपने ओपोनेंट रोजमेरी को एक आर्म बार में जकड़ लिया और सच में उनका हाथ डिसलोकेट कर दिया। स्टार ने गलती से रोजमेरी को कोई दूसरी रेसलर समझ लिया था जिसने उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी। अब उनका जो भी कारण था, स्टार से उनकी ट्रिपल ए चैंपियनशिप छीन ली गई और बहुत सारे प्रमोशंस में उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। 2017 में रोजमेरी ने सोशल मीडिया की मदद से इस हमले की बात करी। उन्होंने कहा, मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि जब आप किसी के शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं जबकि उन्होंने खुद आप पर भरोसा करके खुद को आपके हाथों सौंपा हो कि आप उसका ध्यान रखेंगे, तो आप ताकतवर नहीं बनते, आप बेवकूफ हो और आपकी इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है। सेक्सी स्टार ने ट्रिपल मेनिया में इस वीकेंड ऐसा ही कुछ किया और मैं अब तक सोशल मीडिया पर शांत थी और अब इसके बारे में सोच समझकर बात कर रही हूँ। मुझे पता चला है कि वो लोगों को कह रही हैं कि ये एक काम है। आप सबको ये बता दूं कि सेक्सी स्टार झूठी हैं। वो लॉकर रूम में भी झूठी थी जब उसे जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ी और उसने एक कहानी बना दी कि उसे पता नहीं था, और अब भी वो झूठी हैं। जब आप किसी का हाथ तोड़ते हैं तो आपको पता चलता है। तुम्हें पता है कि आर्म बार एक खतरनाक होल्ड है। तुम्हारा चेहरा अभी तक टूटा नहीं है। इसका सिर्फ एक कारण है, मेरे अंदर की एक आवाज। मैं वहां लेटी थी और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैक्सिको की जेल में मत जाना। नंबर 9, अकीरा माएडा अटैक्स एंड्रे द जायंट। रेसलिंग की सबसे बेहतरीन असली लड़ाई में से एक में रेसलिंग के सबसे बेहतरीन एथलीट्स में से एक भी शामिल थे। दुनिया के 8वें अजूबे एंड्रे द जायंट। एंड्रे जापान में टॉप स्टार अकीरा माएडा के खिलाफ एक मैच लड़ रहे थे जब रिंग में चीजें खराब होने लगी। कुछ लोगों को लगता है कि एंड्रे बहुत नशे में थे और मैच में ठीक से नहीं लड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से अकीरा चिढ़ने लगे और आखिरकार एंड्रे की हरकतों से गुस्से में आ गए। माएडा, जो दूसरे ओपोनेंट्स को असल में मारने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एंड्रे को लात मारनी शुरू कर दी और एक समय पर एंड्रे लेट गए और ऐसा लगा कि माएडा को उन्हें पिन करने के लिए बुला रहे हैं। प्रमोटर और रेसलर एंटोनियो इनोकी ने बीच में आकर बात को बढ़ने से रोक दिया और फैंस अभी भी सोचते हैं कि अगर वो हमला थोड़ी देर और चलता तो एंड्रे क्या करते। नंबर 10, हार्डकोर हॉलीज रैम्पेज ऑन रेने ड्यूप्री। जेबीएल और न्यू जैक की तरह ही हार्डकोर हॉली भी अपने ओपोनेंट्स को सच में बुरी तरह मारने के लिए जाने जाते हैं और ये सही भी है। एक बार एक हाउस शो में हॉली ने अपना गुस्सा ला रेजिस्टेंस के सदस्य रेने ड्यूप्री पर निकालने की कोशिश करी और ड्यूप्री को असल में मुक्का मारने लगे, और ये केवल शुरुआत थी। 27 नवंबर 2004 की एक कहानी के मुताबिक फैंस देखते रहे और ड्यूप्री की आंखें सूजकर बंद होने लगीं जब हॉली ने एक स्टील की चेयर इतनी जोर से उनके सर पर मारी कि उस चेयर पर भी डेंट पड़ गया। ड्यूप्री उसके बाद बचने के लिए लॉकर रूम की तरफ भागे, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मारपीट बैक स्टेज में भी जारी रही। ऐसी बात चल रही थी कि हॉली किसी बात का बदला ले रहे थे। कुछ ही हफ्तों पहले हॉली की रेंटल कार पर ड्यूप्री ने एक चालान कटवाया था, जिसकी वजह से बेचारे बॉब हॉली को कानून के झंझट में फंसना पड़ा था। हालांकि हॉली को लगा था कि उनके और ड्यूप्री के बीच में चीजें बेहतर हो गई थीं, लेकिन ड्यूप्री ने हॉली को चुनौती दी थी और इसलिए हार्डकोर एक रेसलिंग कन्वेंशन में उनके पास गए थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये सुपरस्टार हॉली, जिन्होंने एक बार एक रेस कार ड्राइवर का किरदार निभाया था, वो 2 मैन पावर ट्रिप नाम के रेसलिंग शो में नजर आए और बताया, मैंने उससे कहा कि तुमने कहा था कि जब तुम अगली बार मुझे देखोगे तो तुम मुझे मारोगे। मैंने कहा अब मैं यहीं खड़ा हूँ, तो अब तुम क्या करने वाले हो। उसने मुझे देखा भी नहीं और उसने एक अजीब सा चेहरा बनाया हुआ था और उसने बड़ी सी सांस ली और बड़ा दिखने की कोशिश करी। रेने काफी बड़ा है और वो किसी हिसाब से छोटा नहीं है और मैं अब उतना बड़ा नहीं रहा जितना हुआ करता था, क्योंकि अब मैं वो हवा नहीं लेता और ना मुझे उसकी जरूरत है। मैंने कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच हवा के अलावा कुछ नहीं है और एक मौका है, और मैंने कहा मैं यही हूँ, तो अब तुम मुझे मार सकते हो या कोशिश तो कर ही सकते हो। और वो बस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। यही पूरी बात थी और यही उस बात का अंत था। मुझे नहीं पता कि वो इतना चिढ़ा हुआ क्यों है और सबसे नाराज क्यों है, क्योंकि मुझे तो हमेशा यही लगा कि वो बहुत टैलेंटेड है और मुझे लगता था वो एक बहुत अच्छा हील है और मुझे उसका खेल देखने में मजा आता था और उसके साथ साथ काम करने में भी। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता था कि मैंने और उसने ये सारी बातें खत्म कर ली हैं और उन्हें पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी पुरानी बातें लेकर बैठा है। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे मौके जब रेसलर्स ने जानबूझकर अपने ओपोनेंट को नुकसान पहुंचाने की, घायल करने की या यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश करी। क्या आपको लगता है कि इन रेसलर्स को ऐसी हरकत के लिए रिंग से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए था? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।